2 हाफ सेंचुरीज हो गई हमारी टीम से और वहाँ होती है एक हाफ सेंचुरी, फिर भी टीम जो है वो न्यूजीलैंड ही जीत जाती है। अब जिस तरह की बैटिंग हुई है उसमें मैं बाद में बात करूँ, क्योंकि टॉस जीत के शाहिन शाह अफरीदी ने बोला हम बॉलिंग करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर जिस दिन मैंने बैटिंग की तो सिर्फ अपने ही रन्स होंगे और फिर वहाँ से आपको पता है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा नहीं। क्योंकि ये जो आप हैमिल्टन की बात कर लें, एक्लैंड की बात कर लें, तो यहाँ जो है आप बात करेंगे तो 180 190 पार स्कोर है। अगर एडन पाक की मैं बात करूँ तो 200 भी चेज आराम से हो जाता है। तो पाकिस्तान ने जो उस दिन जो ब्लंडर किया, मेरे हिसाब से वो रन्स भी चेज हो जाने चाहिए थे और आज वाले रन्स भी चेज हो जाने चाहिए थे। तो इसका मतलब मुझे लग यही रहा है कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट में भी अब पीछे होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अगर आप बात करें, ये आपकी फुल टीम नहीं खेल रही मेरे हिसाब से, इसमें आपकी जो बॉलिंग साइड है वो बहुत ही कमज़ोर नज़र आ रही है और जिसकी वजह से थोड़े रन ज़्यादा बनने हैं। लेकिन बॉलर्स ने, आप मैं सेकंड हाफ मैच की सेकंड इनिंग की बात करूं, अगर सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स की बात करूं जो न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था, तो उसमें 10 ओवर्स में जब न्यूजीलैंड ने 111 फिन एलन की बदौलत बना दिए, लेकिन फिर उसके बाद जो पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमबैक किया अपने स्लोअर वंस और फिर हारिस रऊफ की जो डेथ बॉलिंग होती है, तो उस वजह से फिर न्यूजीलैंड को हमने कंटेन किया 100 200 के अंदर अंदर। और फिर वहां से सिर्फ न्यूजीलैंड का अगर आप देखेंगे तो 80 82 रन स्कोर किए, मतलब 8 के रन रेट से सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर्स ने डेथ में रन दिए हैं, जो बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग मैं कहूँगा, जिसमें अब्बास आफरीदी आप ले लें और फिर उसके बाद हारिस रऊफ जो आपको हमेशा एंड में अच्छी बॉलिंग करके देते हैं। लेकिन अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी की बात करूँ, टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया और फिर वहाँ पहले ओवर अच्छा कराते हैं, दूसरा ओवर फिर वही हारिस रऊफ को लेकर आते हैं, क्योंकि आपके पास इस आप दौरे पे देख लें तो ऑप्शन है नहीं। जिस तरह नसीम शाह दूसरे एंड से बॉल करते थे, तो अब आपको हारिस रऊफ के साथ जाना पड़ रहा है, ना हसन अली टीम में। तो हारिस रऊफ ने दूसरे ओवर में, अगर मैं पहले मैच की बात करूं तो वहां पहला ओवर अच्छा करा था, 5 रन दिए थे, लेकिन आज दूसरे ओवर्स में उनको 12 रन पड़ते हैं और शाहीन शाह अफरीदी उनको फिर चौथे ओवर के लिए भी लेके आ जाते हैं। तो ये एक ब्लेंडर लगा मुझे, क्योंकि पहले मैच की अगर मैं बात करूं तो शाहीन शाह अफरीदी चौथे ओवर में हारिस रऊफ को लेके नहीं आते, जिसने दूसरे ओवर में 5 रन दिए वहां वो लेके आ जाते हैं आमिर जमाल को, जहां आमिर जमाल जो है वो 13 से 14 रन देते हैं दूसरे मैच में। पहले मैच की अगर बात करूं, और फिर वहां से न्यूजीलैंड का खाता स्टार्ट होता है और फिर वहां से जो हिटें लगना स्टार्ट होती हैं, जो आता है उसको फिर सामने से रख के मारा जाता है। लेकिन आज देखें तो हारिस रऊफ पहले ओवर में 12 रन दे चुके थे, दूसरा ओवर देने की जरूरत नहीं थी, जब आपके पास अब्बास आफरीदी भी है और फिर आमिर जमाल भी है। तो हारिस रऊफ को आपने खामा खाए में, जब उस दिन उसने अच्छी बॉलिंग की तो आपने उसको दूसरा ओवर दिया नहीं, आज जो है उसका पहला ओवर खराब किया, आपने उसको दूसरा ओवर भी दे दिया और फिर वहीं से उसको 18 रन पड़ते हैं। तो 2 ओवर में हारिस रऊफ पावर प्ले के अंदर ही 30 रन दे चुके होते हैं। और फिर फिन एलन जो हमेशा से आप देख लें कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की बात करूं, वो पहला चौका मारते हैं शाहीन शाह अफरीदी को, फिर वो LBW हो जाते हैं, वरना उस दिन भी वो मुझे लगता है हालत बहुत बुरी करते हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी जितनी उनको आगे बॉल करेंगे मुझे लगता है उतने वहीं से पड़ेंगे। और हारिस रऊफ ने भी आज वही गलती की, पहले मैच में शाहीन शाह अफरीदी, दूसरे में हारिस रऊफ। तो ये फिन एलन ने बिल्कुल मैच जो है आपका साइड पर लगा दिया था 10 ओवर में। लेकिन उसके बाद फिर न्यूजीलैंड ने अच्छी बैटिंग नहीं की मेरे हिसाब से, जिस तरह वो भी आते ही चलाते गए, हर प्लेयर मारता रह गया। और मिचेल की मैं बात करूं तो वो प्ले डाउन हो गया, वरना मिचेल की मुझे लग रहा था आज भी 50 रन की इनिंग और न्यूजीलैंड का स्कोर वही 220 तक टच होता हुआ दिखता। तो एक्सेप्शनल बॉलिंग की जैत में पाकिस्तान ने अच्छे स्लोअर वंस इस्तेमाल किए, यॉर्कर्स तो अब नज़र आते नहीं है पाकिस्तानी टीम की। मैं बात करूं तो ना शाहीन शाह अफरीदी यॉर्कर मार पा रहे हैं, हारिस रऊफ का भी आपको इक्का दुक्का दिख गया तो दिख गया, अब्बास आफरीदी का आपको एक दिखा यॉर्कर। लेकिन यॉर्कर जो स्पेशलिस्ट हमारे पास बॉलर्स होते थे, जैसे पीछे आप T20 क्रिकेट में चले जाएं, उमर गुल जो बिल्कुल ही आपको पता है कि सिर्फ यॉर्कर पे ही बॉल लगते थे दैट में, और वहाँ पर रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर आमिर थोड़े टाइम के लिए, अगर 9-10 की मैं बात करूँ, जब उन पर बैन नहीं लगा तो उससे पहले तो आमिर भी यॉर्कर करते थे। फिर जितने भी आपके पास T20 के बॉलर्स आप देखेंगे आपके सर्किट में जो भी आए, तो वो आपको वहाँ भी आज देख लें वो भी यॉर्कर्स मारते थे। लेकिन अभी जो करंट लॉट देखें तो यॉर्कर्स यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं और ज़्यादा इन्हिसार कटर्स पे है। तो देखते हैं कि ये टेक्निक मुझे लगता है कि हर जगह चलेगी नहीं। न्यूजीलैंड में तो ये चल जाती है, ड्रॉप इन पिचेस होती हैं, तो वहाँ जो है ये आपके कटर्स काम आते हैं। लेकिन हर जगह अगर मैं बात करूँ वेस्ट इंडीज़ में जहाँ वर्ल्ड कप होना है, तो फिर वहाँ जो है ये मुश्किल मुझे नज़र आता है, क्योंकि वहाँ जो फिर पावर हिटर्स और फिर जिस तरह ग्रुप 8 में जैसे ही आप आएंगे तो वहाँ जो ताबड़तोड़ टीमें आप पे हमला करेंगी ना, तो फिर वहाँ बचना मुझे लगता है मुश्किल है। लेकिन जो आप बात करेंगे जिस तरह कंटेन तो हमारे बॉलर्स ने कर लिया, लेकिन फिर वही आपको पता है कि बैटिंग जो हुई, मैंने आपको पिछले मैचेस में भी बताया है कि आपके पास 3 ही बैट्समैन है देखने वाले, लेकिन आज मैं इफ्तिखार को भी एक्सक्लूड कर रहा हूँ। मुझे लगता है आज का जिम्मेदार, अगर आपको कोई और जिम्मेदार लग रहा है जो अभी मैं नाम लेने वाला हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन मैं जो बात
बात करने वाला हूँ उसमें मुझे आज के मैच का जो जिम्मेदार लग रहा है वो इफ्तिखार अहमद, आमिर जमाल और आज़म खान लग रहे हैं। और बाबर को भी मैं थोड़ा बहुत जिम्मेदार समझता हूँ। कोई बिल्कुल ही मैं सोल्ली बाबर पे नहीं डाल रहा, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स से साबित कर दूंगा कि बाबर आजम ने क्या गलती की। और जो मैंने बाबर आजम की नंबर 3 पे एक शॉर्ट्स भी किया था और उस पर फिर मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि नंबर 3 बाबर आजम के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। मुझे लगता नहीं है बाबर आजम नंबर 3 पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो अब मैं आपको उसका लॉजिकल रीजनिंग बता देता हूँ कि क्या वजह है जो मैंने ये बात की थी। अगर बाबर आजम की आज की बैटिंग देखेंगे तो उसमें बाबर आजम ने पावर प्ले के अंदर अगर मैं बात करूं तो 15 बॉलों में बाबर आजम का 28 रन हो गए थे। एक टाइम पे 9 बॉलों पे 20 रन बाबर आजम ने कर दिए थे, जहां साउथी को चौके मारे थे, मिलने को मारे, फिर सोडी को मारा। तो आप देख लें बेन सीयर्स को मारा। तो वहां जो है पावर प्ले के अंदर अंदर बाबर आजम ने, क्योंकि 2 विकेटें आपकी शुरू में गिर गई थी, रिजवान और साइम अयूब। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम को आज पावर प्ले में मिला, तो बाबर आजम ने आज अच्छा खेला। पावर प्ले की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा ऊपर से अपने शॉट भी मारे, पावर प्ले का फायदा उठाया। 15 बॉल पर 28 रन बाबर आजम ने पावर प्ले के दौरान कर दिए थे। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बाबर आजम ने 7वें ओवर में आखिरी बाउंड्री मारी है इस सऊदी को। और फिर आप जाके चेक कर लें तो फिर 14वें ओवर में बाबर आजम की तरफ से बाउंड्री आई है। तो मतलब 6 से 7 ओवर जो बहुत ही क्रिटिकल पीरियड था पाकिस्तान का, जहां फ़खर जमान चार्ज कर रहे थे, लेकिन फिर फ़खर जमान जैसे ही आउट होते हैं वहां उसके बाद कोई 4 ओवर तक बाउंड्री आई नहीं है। 14वें ओवर में बाबर आजम ने बाउंड्री मारी है, उसके बाद 7 ओवर आपने कोई बाउंड्री ही नहीं मारी। तो बाबर आजम जिसके 15 बॉलों में मैं बात करूं 28 रन हो चुके थे, 5 चौके मारे बाबर आजम ने पावर प्ले में। लेकिन बाबर आजम जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ 7वें ओवर के बाद आप देख लें 7वें ओवर से कोई बाउंड्री ही नहीं मार पाए। 14वें ओवर में जाके बाबर आजम ने बाउंड्री मारी है। तो ये वजह है कि मैं बोल रहा था कि बाबर आजम नंबर 3 पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। जिस दिन हमारे ओपनर्स 5 से 4 ओवर खेल गए ऊपर के दोनों, रिजवान और साइम अयूब, जिस दिन 5 ओवर 4 ओवर खेलेंगे, बाबर आजम का जीना मुश्किल हो जाएगा। विकेट पे आके आप देख लीजिएगा तीसरी पोजीशन पे जो बाबर आजम आएंगे तो फिर ना बाबर आजम से, जो बाबर आजम की स्कोरिंग शॉट्स होते हैं पावर प्ले में वो चौके मारते हैं, तो वहां फिर बाबर आजम को चौके मिलेंगे नहीं और फिर बहुत प्रेशर होगा बाबर आजम से। और आते ही अगर उनका उठा के शॉट मारने की बात करूं वो बाबर आजम से हुआ नहीं। तो 15 बॉल में 28 रन आपका एक प्लेयर कर रहा है, जहां आपको 10 रन फी ओवर चाहिए, 194 आप चेस कर रहे हो। और फिर वहां से 15 बॉल में 28 रन के बाद आपका एक मैच विनर, तो मैंने कभी कहा नहीं बाबर आजम को, सिर्फ एक बैट्समैन, मुझे लगता है कि एक बैट्समैन है, कभी भी मैच विनिंग पारी उन्होंने खेली नहीं है। अगर मैं T20 क्रिकेट के वर्ल्ड कप की भी बात कर लूँ तो कभी भी वो आपको सिंगल हैंडेडली मैच कभी भी जिता के नहीं गए। तो यही आज बाबर आजम के ऊपर उम्मीदें थी, लेकिन आज भी वो फेल हो गए। 15 बॉल में 28 रन करने के बाद वो पहुंचते हैं 33 बॉलों पे 44 रन करते हैं बाबर आजम। तो अब आप लोग हिसाब लगा लें, पावर प्ले के बाद बाबर आजम ने 18 बॉलों पे सिर्फ 16 रन किए हैं। और ये मैं, आप स्कोर कार्ड जाके चेक कर सकते हैं, कोई अपनी तरफ से मैं कोई झूठ आपके सामने बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फैक्ट्स पे अगर मैं बात करूँ तो बाबर आजम को भी मैं कसूरवार ठहराऊंगा आज के मैच की शिकस्त का, क्योंकि फ़खर जमान जिस तरह मैच बिल्कुल साइड पे करके चले गए थे। एक टाइम पे 10, अगर मैं 7-8 ओवर की, जब पाकिस्तान 7-8 ओवर हुए थे तो एक टाइम पे पाकिस्तान को 9 रन से भी कम का रन रेट चाहिए था। लेकिन जब फ़खर जमान आउट होते हैं 4 ओवर में बिल्कुल मैच की सिचुएशन ही बदल जाती है, कोई बाउंड्री आती नहीं है, हर कोई आता है और चलाता है। इफ्तिखार की तो मैं बात करूँ उनसे तो सिंगल होता ही नहीं है। हालांकि एक टाइम पे इफ्तिखार अहमद को मैं समझता था कि ये अच्छा आपका नंबर 6 पे बन सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इफ्तिखार को 5वें पे खिलाना एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आप इफ्तिखार को 5वें पे खिला रहे हैं तो इससे अच्छा आप साहिबजादा फरहान को ले लें, वो आपको अच्छे रन करके दे सकता है। 5वें नंबर पे नहीं, लेकिन आपको उसका नंबर ऊपर करना पड़ेगा। मसला ये है कि हमारे यहाँ PSL में हर कोई ऊपर खेलता है, लेकिन जब नेशनल T20 टीम की बात आती है तो उसमें सिर्फ पोजीशन 2 से 3 ही होती हैं। और इतने प्लेयर्स मैंने आपको जैसे बताया कि 5 ओपनर्स भरे हुए पाकिस्तानी टीम में, आप समझ में नहीं आ रहा है किसको खिलाए किसको बिठाए। फ़खर जमान जैसा प्लेयर भी आपका 4थे नंबर पर खेल रहा है। तो ये आप लोगों को देखना है कि किस तरह पाकिस्तानी टीम अपना कॉम्बिनेशन बना रही है। और ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता नहीं है, ये बिल्कुल ही थका हुआ कॉम्बिनेशन लग रहा है, जहाँ 6ठे नंबर पर आजम खान आ रहे हैं आपके, और उसके बाद कोई बैटिंग ही नहीं है। उसके बाद आप देख लें आमिर जमाल जो टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस करके आपने उसको T20 में डाल दिया। ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया मेरे समझ में आता नहीं है। फिर शाहीन शाह अफरीदी आ जाते हैं, उसके बाद कहाँ तो आपके पास शादाब आता था, नवाज आता था, फिर आपने एक दफ़ा आगा सलमान को भी, इफ्तिखार भी आपका नंबर 6 से कभी ऊपर दिखा नहीं T20 में। तो अब आपको इफ्तिखार का पता चल रहा होगा लोगों की 5वीं पोजीशन इस टू अर्ली। अगर मैं बात करूं जिस तरह एक ही इनिंग्स उनकी याद आती है इंडिया के खिलाफ, बाकी आप देख लें T20 में कोई भी उनकी इंपैक्टफुल इनिंग नज़र नहीं आ रही। वर्ल्ड कप में उनकी साउथ अफ्रीका के आगे से आप एक इनिंग कह सकते हैं T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके बाद इफ्तिखार अहमद का बल्ला खामोश है। अगर मैं T20 फॉर्मेट की बात करूं तो बिल्कुल भी इफ्तिखार अहमद का जस्टिफिकेशन बनती नहीं है 5वें नंबर पर। आप किस तरह उसको खिला सकते हैं, हालांकि उससे सिंगल ही नहीं
नहीं होते। तो जब आपके पास जब 7 से 15 ओवर्स का जो पीरियड होता है इसमें तो करनी सिंगल होते हैं और चौका मारना होता है या छक्का मारना होता है, एक बाउंड्री और बाकी सिंगल करने होते हैं। लेकिन इफ्तिखार अहमद को आप देखेंगे तो वो 3 डॉट्स खेलते हैं, उसके बाद एक वो बड़ी हिट के लिए जाते हैं, उनसे लगता है तो ठीक है, वरना वो आउट होकर चले जाते हैं। आप मुतअद्दिद इनिंग्स देख लें, इफ्तिखार अहमद किसी तरह आउट हुए हैं वो, और आजम खान जिनका पास आज मौका था अपना लोहा मनवाने का, लेकिन उन्होंने क्या किया, कीपिंग इन्होंने अच्छी की, मैं कहूँगा डेथ ओवर्स में जो उन्होंने पक्का चौका बचाया हारिस रऊफ की गेंद पे, जो बाबर आजम उनके पास गए, एक थोड़ी उनको मजाकिया मूड में एक हक किया, मतलब हक नहीं, एक थोड़ा टच हुए जाके, और फिर उसके बाद वहाँ एक फ़नी मोमेंट हुआ। लेकिन उसके बाद आजम खान ने जिस तरह सेंटनर को आउट किया, जो एक बहुत ही एक ही एंड से मारे जा रहे थे, जहाँ उन्होंने 12 बॉलों में एक टाइम पे 22 रन कर दिए थे। मिचेल सेंटनर की मैं बात करूँ तो पिछले मैच में वो थे नहीं, आज वो आए, उन्होंने इम्पैक्ट डाला अपना बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। हालांकि मिचेल सेंटनर को फ़खर जमान ने अच्छा चार्ज किया, लेकिन उसके बाद वो आए, अच्छा कम किया उन्होंने। अब उनका जो तीसरा चौथा ओवर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी बॉलिंग की। और फिर इस सोदी तो मुझे लगता है कि वो खौफ खाते हैं फ़खर जमान से, जिस तरह वर्ल्ड कप में उनकी धुलाई हुई है, इससे पहले टूर पे भी फ़खर जमान ने उनको बहुत मारा है। तो फ़खर जमान और इस सऊदी जाऊँ, पहली ओवर में 19 रन लगा दिए थे फ़खर जमान ने इस सऊदी को। फिर हमारे जो आप कह सकते हैं सारे बैट्समैन आए, उन्होंने 2 ओवर में इस सऊदी ने फिर 3 ओवर में 26 रन दिए। पहले ओवर में एक बॉलर 19 रन दे रहा है, दूसरे फिर 2 ओवर में 7 रन दे रहा है, क्योंकि वहाँ फ़खर जमान मौजूद नहीं था। फिर वहाँ बाबर आजम खेल रहे थे, वहाँ इफ्तिखार अहमद खेल रहे थे, और फिर आजम खान खेल रहे थे। तो ये, और फिर वो बंदा विकेट भी ले जाता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपने इतने थके हुए स्पिनर को भी आपसे हिट नहीं लगी और आप वहाँ मैच कॉस्ट कर गए। तो इफ्तिखार अहमद की आप इनिंग्स देख लें, 50 का स्ट्राइक रेट से खेल के गए। आजम खान इतनी जल्दी 2 बॉलों में ही उनको हिट मारने की, मुझे लगता है कि नए लड़कों को सिर्फ बोल के ये भेजा जा रहा है कि भाई आपके पास एक बॉल आपके पास है, दूसरी बॉल से आपको हिट मारनी है। जिस तरह साइम अय्यूब भी आते ही एक बॉल खेली उन्होंने, दूसरी बॉल पे वो भी हिट मार रहे हैं। भाई थोड़ा सा तो टाइम ले लो। ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है सीनियर्स के लिए या हमारी क्रिकेट टीम में बहुत टाइम है, और जो जूनियर आ रहा है उसको बोल रहे हो कि मारो बस, पहले दूसरी गेंद से ही मारो। तो ऐसे आपकी टीम कभी भी नहीं बनेगी आप जब तक किसी को टाइम नहीं देंगे। आप खिलाओ ना साहिबजादा फरहान को, जो आपका प्रीमियम बैट्समैन डोमेस्टिक में खेला गया है, खेल के गया 180 के स्ट्राइक रेट से खेला। आपने अभी तक 2 मैचेस हो गए उसको मौका नहीं दिया। हालांकि पहली इंक्लूजन तो उसकी बनती थी, आजम खान की इंक्लूजन पहले तो बनती ही नहीं थी। आप रिजवान से विकेट कीपिंग आराम से करवा सकते थे, आपने खामा में आजम खान को पहले डाला। आप शुरू में अच्छा आगाज़ करते और फिर उसके बाद आजम खान को आप डाल सकते थे, क्योंकि आजम खान की कोई इतनी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस नहीं है अगर मैं T20 में बात करूं। हालांकि उन्होंने आप कह लें कि लीग्स में लोहा मनवाया, लेकिन इतना भी नहीं जितना साहिबजादा फरहान 2 से 3 डोमेस्टिक सीजन पूरा परफॉर्म करते हुए आ रहा है और 180 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर आपके पास है, तो आपने खामा में आजम खान को क्यों टीम में डाला, ये बात भी समझ में नहीं आ रही। इसका भी कोई जवाब मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा नहीं, क्योंकि फजूल के हीले बहाने तलाश करते हैं। हमारी टीम मैनेजमेंट की मैं बात करूँ, कैप्टन की बात करूँ, फजूल बकवास करेंगे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कुछ भी काम की बात जो है वो आवाम को बता के जाएंगे नहीं। और हमारे जो मसला ये है ना कि हम लोगों ने पाकिस्तान का नाम हमेशा नीचे रखा है। अगर हम बात करें, हमें हर कोई बाबर आजम का प्ले कार्ड लेके घूम रहा है, कोई मोहम्मद रिजवान का प्ले कार्ड लेके घूम रहा है। पाकिस्तान का क्या हो रहा है, पाकिस्तान हारे जा रहा है। तो ये मसला है कि आप शाहीन शाह अफरीदी कोई बोल रहा है अच्छा है, कोई बोल रहा है ये अच्छा है। कभी भी पाकिस्तान के लिए किसी ने बात की नहीं। अगर मैं बात करूँ तो वही जो है आपको कॉस्ट करता है कि हम लोग प्लेयर्स के नामों पे जा रहे हैं। अगर हम सब कॉन्टिनेंट देख लें तो इंडिया में भी यही होता है कि एक प्लेयर के पीछे, लेकिन जीते इंडिया भी कुछ नहीं है। अगर हम देखें ना, हम लोग जीत पाते हैं, जीतता कौन है, हमेशा गोरा जीत जाता है, जो आता है अपनी सेंसिबल अप्रोच से बैटिंग अपने डिपार्टमेंट फिल करके आता है, बॉलर्स अच्छे लेके आता है, बगैर किसी फेवरेटिज्म के अपनी टीम बनाते हैं और वो हमेशा टूर्नामेंट लेके चले जाते हैं। तो यही अब देखना है कि अगर अभी भी पाकिस्तानी टीम को अकल नहीं आ रही, और मुझे लगता है कि बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। जमान खान जैसा बॉलर आप किस तरह बिठा सकते हैं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। आप बास अफरीदी को आपने अच्छा इंक्लूजन किया, लेकिन फिर आमिर जमाल, मुझे तो समझ में नहीं आया किस तरह आपने आमिर जमाल की इंक्लूजन कर दी T20I में। तो ये आपको फॉर्मेट देखने पड़ेंगे और प्लेयर्स को फॉर्मेट के हिसाब से खिलाना पड़ेगा, जब भी आपकी टीम, मुझे लगता है कि आगे प्रोस्पेक्ट आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। वरना फिर वही होगा कि यार एक वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे, जिस तरह हमेशा वर्ल्ड कप में यही होता है। वरना इस बार भी फिर यही ना हो जाए कि यार वो उसको हरा दे, इसकी दुआएं कर लो। तो ये अगर देखना है मोहम्मद हफीज़ को बगैर दुआओं के आगे बढ़ना है, तो कुछ आप कह लें प्रॉम्प्ट चेंजेस करनी होंगी, वरना ये सीरीज़ तो मुझे लगता है हाथ से निकल ही गई है। अब 2 मैचेस तो आप हार ही गए हो, एक भी मैच हारते हो और जिस तरह आप यंग लॉट लेके गए हो, तो फिर तो आपकी सीरीज़ तो हाथ से गई। 5 T20Is का, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आपको प्लेयर्स बनाने, अगर आपको सबको 2-2 मौके देने और घर आपको वापस करना है, सबको वापस करना है, तो फिर टीम आपकी बनेगी नहीं। क्योंकि आप लोअर मिडिल ऑर्डर पे भी इतना प्रेशर डाल देते हो, हालांकि ऊपर से अच्छा स्टार्ट भी मिल जाता है, जब तक लोअर मिडिल ऑर्डर की बारी आती है 5वें 6ठे 7वें नंबर वाले की, रन रेट वापस 12 से 13 हो जाता है। तो ये किस तरह मोहम्मद हफीज़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और टीम मैनेजमेंट और कप्तान इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, तो अब ये देखना है अगले 3 T20Is जो बचे हैं। अब मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।